कुछ मकान ध्वस्त हो सकते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है और भी पानी से या बारिश से जो भी कंडीशन अपर्दन-उपरदन की हो सकती है, वो अब बढ़ जाती है, तीव्र से तीव्रतम होने लगती है, समस्याएँ मल्टीप्लाई होने लगती हैं, ज़्यादा होने लगती हैं। तो प्रचंड पवनें, अत्यधिक वर्षा। तीसरा है ओलावृष्टि, ओले भी पड़ सकते हैं, ओलावृष्टि की संभावना। यह अत्यधिक वर्षा के साथ ही आप इसको भी जोड़ लीजिए। जब ओलावृष्टि जैसी परिघटनाएँ सामने आ सकती हैं, अगर आ जाएँ या कल्पना करके देखिए अगर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कहीं, तो पहले तो हवा में पेड़ उखड़ गए, बारिश से पूरा जल थल पूरा एकदम प्रलय जैसी स्थिति आ गई, पानी भर गया पूरे इलाके में और बड़े-बड़े पत्थर के गोले गिर रहे हैं, शीशों से टकरा के, काँच से टकरा के, आपकी बिल्डिंग से टकरा के, गाड़ियों से टकरा के, लोगों से टकरा के कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। फसलों को कितना नुकसान होगा, जानवरों को कितना नुकसान होता होगा। तो ये कंडीशन हो गई। 5वीं जो कंडीशन है वो फिर तड़ित झंझा की स्थिति जैसे उत्पन्न हो जाती है, बिजली गिरने की भी समस्या बढ़ सकती है। एक होता है स्ट्रॉम सर्ज या इसको कह सकते हैं समुद्री महातरंग। समुद्री महातरंग, समुद्री महातरंग क्या होता है इस बात को आप ऐसे समझिएगा। मान लीजिए कि महासागर है, यहाँ पे घर मकान ये बने हुए हैं, यहाँ पर ये घर मकान दुकान सारी चीजें बनी हुई। यह समुद्र का जल स्तर है। इस समुद्र के जल स्तर में सामान्य रूप से जो लहरें आती हैं इतनी ऊंची आती हैं, इस तरीके से आती हैं ये सामान्य लहरें। लेकिन जब कभी स्टॉर्म सर्ज की कंडीशन उत्पन्न होती है, जब कभी समुद्री महातरंग की कंडीशन उत्पन्न होती है, तो उसमें क्या होता है कि प्रचंड इस तरीके से यहां तक कि पूरे घर बार को डुबा देती है। इसी को कहते हैं समुद्री महातरंग। समुद्री महातरंग इसी को कहा जाता है। अब आप ये सोच के देखिए, एक तो साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम जहां पर चारों तरफ से हाई प्रेशर बना हुआ है, उसी केंद्र में सारी चीजों को आना है। पानी घूम रहा है, एक तरह से मान के चलिए ऐसे पानी घूम रहा है और उस पर से 200 150 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने झटका दिया, तो सारा का सारा पानी आके इस तटवर्ती क्षेत्र में इनको डुबा देता है, इनको डुबा देता है। और ये जल कैसा है? खारा जल। खारा जल, खारा जल से क्या हो गया? एक तो हो गया बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, बाढ़ की कंडीशन पैदा हो गई। दूसरा, इस खारे जल से वनस्पतियों को नुकसान हो जाएगा, वनस्पतियों को नुकसान हो जाएगा, पेड़ पौधों को नुकसान हो जाएगा, वहां के फसलों को नुकसान हो जाएगा, वहां की मिट्टी में जो खारापन जब घुस जाएगा तो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। मिट्टी की प्रोडक्टिविटी जब रिड्यूस हो जाएगी तो उससे फिर कृषि उत्पादन प्रभावित होगा, फिर खाद्यान्न संकट की समस्या आगे चल के उत्पन्न हो सकती है अगर आप रिलेट करना शुरू करें तो। फिर उसके बाद जब समुद्र की इस तरह की तरंगें आती हैं, तट से टकराती है, तो तटीय अपर्दन का कार्य भी करती है, तटीय अपर्दन भी होता है। सब फैक्टर्स के चलते इससे बहुत ज्यादा क्षति होती है, बहुत सारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और स्थिति क्या उत्पन्न हो जाती है? तो स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है, एक तो बाढ़ की समस्या, जल भराव की समस्या, तेज हवा की समस्या, तीव्रतम वायु की समस्या। अब इन सब की वजह से जो क्षति होने वाली है, पहला आर्थिक क्षति, आर्थिक क्षति में और संरचनात्मक नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस और संरचना का नुकसान। आर्थिक क्षति में आप देखेंगे तो व्यापक धन का नुकसान, किसी का घर टूट गया, किसी का मकान टूट गया, किसी की दुकान लूट गई, तो ये सारी चीजें होती हैं। कृषि उत्पादन प्रभावित, फिर पर्यावरणीय क्षति, जिसमें वनस्पति, उसके बाद आपका मिट्टी, ह्रास की स्थिति,
सामाजिक क्षति, सामाजिक क्षति में व्यापक व्यक्तियों के नुकसान हो सकते हैं, लोगों की मृत्यु हो सकती है व्यापक स्तर पे। उसके बाद लोगों का आपसी समाज में जो एक तालमेल होता है वो टूट जाता है, समाज में संचार के माध्यम कोलैप्स कर जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम कोलैप्स कर जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं, कई तरह की सीमाएं यहाँ पर आ जाती हैं, खाद्यान्न संकट, भोजन की कमी, पानी की कमी, अपना पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसी कंडीशन में। तो ये सारे नुकसान होते हैं इस चक्रवात के कारण, और इसी नुकसान की वजह से ही चक्रवातों को आपदा का नाम दिया जाता है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, जैसे देखिए, एक अरब सागर में चक्रवात आया, ताउते, ताउते चक्रवात। हिंद महासागर में चक्रवात आया, यास। अब चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, कौन इनका नामकरण करता है, ये सब चीजें आप जानते ही होंगे। पहले 8 देश नामकरण करते थे, अब 5 देशों को और जोड़ दिया गया है, तो कुल मिला के 13 देश इन चक्रवातों का, हिंद महासागर के चक्रवातों का नामकरण करते हैं। 13 देश ने 13 नाम सुझाए हैं, तो 169 टोटल हमारे पास चक्रवातों के लिए जो नाम है वो 169 नाम है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिए जाते हैं, तो देशों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इनका नाम दिया जाता है। खैर, यहाँ पर आ गया। अब जो ताउते चक्रवात, आप देखिए हो क्या रहा है। वैसे तो पारंपरिक रूप से अरबियन सी में चक्रवात की संख्या कम होती है, और अरबियन सागर में चक्रवात की संख्या कम होती है, कभी 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में, 20 साल में एक चक्रवात कभी आ जाता था। तो अरब सागर के चक्रवात का पूरा रिकॉर्ड, पूरा डेटा, पूरा इंटेंसिटी, पूरा स्टडी हमारे पास उतना नहीं है। अब अरब सागर में चक्रवातों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है, और जब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है तो अब ये चिंता की बात यहाँ से बढ़ गई। अब जब अरब सागर में चक्रवात आता है तो केवल गुजरात प्रभावित नहीं होता है, केवल महाराष्ट्र प्रभावित नहीं होता है, केवल ये राज्य भी प्रभावित नहीं होते हैं जो तटों पर हैं, बल्कि वे राज्य भी प्रभावित होते हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों से दूर हैं। जैसे राजस्थान में इस चक्रवात का प्रभाव देखा जाएगा, जैसे दिल्ली में इस चक्रवात का प्रभाव देखा जाएगा, जो समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन इस चक्रवात की वजह से दिल्ली में बारिश होती है, दिल्ली के मौसम में बदलाव होता है, दिल्ली का क्लाइमेटिक जो माइक्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है वो चेंज हो जाता है। तो अब इस चक्रवात की इंटेंसिटी आप देखिए, पहले क्या होता था कि चक्रवात महज 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की सीमा को प्रभावित करते थे। अब ये सीमा बढ़ के कितनी हो गई है, तट से लगभग 100 किलोमीटर, तट से लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक इन चक्रवातों का प्रभाव देखा जाता है, भयंकर प्रभाव देखा जाता है। इसलिए जब अरब सागर में चक्रवात आते हैं तो उसके लिए अलर्ट किस किस को जारी किया जाता है, केवल अरब सागर के तटों पर स्थित राज्यों को ही नहीं, बल्कि राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में भी अलर्ट जारी किए जाते हैं। जबकि यास चक्रवात के आने की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और इवन कि बिहार तक भी अलर्ट जारी करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब अछूते थे, इन सब चक्रवातों से अछूते थे। चक्रवात आ रहा है तो केवल बंगाल प्रभावित होता था, उड़ीसा प्रभावित होता था, वो भी उसके तटवर्ती जिले जो लगभग 84 हैं संख्या में, उनके जिले प्रभावित होते थे, इस तटवर्ती राज्यों के तटवर्ती जिले प्रभावित होते थे। अब जिलों की तो बात छोड़ दीजिए, अब राज्य प्रभावित होते हैं, दूसरे राज्य प्रभावित हो रहे हैं। बिहार का मौसम बदल जाता है जब बंगाल में चक्रवात आता है, उड़ीसा में चक्रवात आता है, झारखंड की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चक्रवात का प्रभाव, जैसे अगर मान लेते हैं कि यह एक चक्रवात है, इस तरह से चक्रवात है, तो पहले इस चक्रवात का प्रभाव अगर 20 किलोमीटर के दायरे में था, तो अब यह दायरा बढ़ के, अब यह इंटेंसिटी बढ़ के कितनी हो गई, अब यह 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, ये 200 किलोमीटर हो गया, राइट। मतलब एक तो हो गया इसका दायरा बढ़ गया, दूसरा इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे कि मारा तो एक ही मुक्का किसी ने, लेकिन ऐसा मारा कि फिर वह मुक्का अंतिम ही हुआ जिसको मारा गया, उसके लिए इंटेंसिटी होती है, उसका प्रभाव होता है, ज़ोरदार होता है। और कई बार होता है लोग ऐसे ऐसे मार रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मारने को तो 20 मुक्का मार दिया लेकिन हुआ कुछ नहीं, और एक ने मारा एक जोर से जो कि फिर करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। तो इंटेंसिटी भी इन चक्रवातों की बढ़ रही। सवाल ये है कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और इसकी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इसका उत्तर एक सीधा सीधा जो देखा जाता है वह एक उत्तर है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो बहुत सारे प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं, वह प्रभाव में एक प्रभाव है टेम्परेचर का बढ़ना, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सागरीय जल का तापमान भी सागरीय जल का जब तापमान बढ़ेगा तो यही चक्रवातों के विकास के लिए जो फ्यूलिंग का काम करता है, जो ईंधन का काम करता है, वो ईंधन बढ़ जाएगा। और ईंधन के बढ़ते ही फिर चक्रवातों की बारंबारिता, इनकी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी के अलावा इनकी इंटेंसिटी, इनका प्रभाव, प्रभाव क्षेत्र, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इन चक्रवातों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इन चक्रवातों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत इन चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है। भारत की कुल तटरेखा की अगर हम लोग बात करें तो भारत में लगभग 7516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है, आउट ऑफ विच 5700 किलोमीटर की जो तटरेखा होती है यह चक्रवातों से प्रभावित रहती है। चक्रवात और सुनामी जैसी घटनाओं से लगभग 5700 किलोमीटर की तटरेखा हमारी प्रभावित है। प्रभावित तो सब है लेकिन ये ज़्यादा प्रभावित है। और 7500 में 5700 यानी कि लगभग 6000 किलोमीटर की तटरेखा हमारी प्रभावित हो जाती है। बहुत बड़ा एरिया होता है। दूसरा, तो पहला क्या हो गया 5700 किलोमीटर, दस प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। और तटीय क्षेत्र में रहने वाली अधिकतर जनसंख्या आप देखेंगे तो बहुत अमीर जनसंख्या नहीं है, मछुआरे हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, मजदूर श्रेणी के लोग हैं, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खराब स्थिति है। तो जब आर्थिक स्थिति इनकी खराब है, कुशलता खराब है, इनके पास प्रशिक्षण का अभाव है, तो ये उस तरह के झंझावातों से, उस तरह की आपदाओं से लड़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं, अक्षम होते हैं तो समस्या और भी ज़्यादा विकट हो जाती है, राइट। तो 10% जनसंख्या निवास करती है, ये गरीब जनसंख्या है, ये अशिक्षित जनसंख्या है और ये अकुशल जनसंख्या है। और कुल मिलाकर ये सब क्या हो जाता है, फिर संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं, वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, वल्नरेबल होने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। और हमने आपसे बताया था कि रिस्क इज इक्वल टू हजार्ड इंटू वल्नरेबल होना इंटू एक्सपोजर डिवाइडेड बाई कैपेसिटी। तो इनके पास कैपेसिटी कम है और सुभेद्यता ज़्यादा है, वल्नरेबल ये ज़्यादा है, इनकी क्षमता कम है, अतः प्रभावित होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। फिर है मैंग्रोव वनों का नुकसान। जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो तटवर्ती क्षेत्रों में खारे पानी में जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, ये खारे पानी के प्रति इतने प्रतिरोधी क्षमता इनकी ज़बरदस्त होती है कि खारे पानी में अपना ये विकास करते हैं और कई तरह के फायदे भी पहुंचाते हैं वहाँ के लोगों को। लेकिन इन वनों का नुकसान हो रहा है, इनकी कटाई हो रही है और कटाई हो जाने की वजह से समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जा रही है। यहाँ के जंगलों को साफ करके, यहाँ के वनस्पतियों को साफ करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। जैसे समुद्र सेतु या सागरमाला परियोजना जिसको कहते हैं, तो सागरमाला परियोजना का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं। मुंबई में आप देखते होंगे कि मेट्रो बनाने के लिए पेड़ काटा जा रहा है, तो बिना पेड़ काटे कोई परियोजना तो हमारे यहाँ बनती नहीं है सरकार की। तो पेड़ जितने ही काटे जाएंगे समस्या उतना अधिक विकट होती चली जाएगी। अब देखिए इनसे बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। प्रबंधन, और प्रबंधन में वही साइकिल आपको पता ही है, डीएमसी, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। इस साइकिल की एक आपदा पूर्व स्थिति है, आपदा के दौरान, और तीसरी है आपदा के बाद। बाद वाले में रिकवरी, डेवलपमेंट, और इससे पहले वाले में प्रिपरेशन, मिटिगेशन, प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस। आपदा के दौरान क्या क्या करना है भाई, तो इसमें रिकवरी, रिसर्च, रेस्क्यू, रिस्पॉन्स और प्रोटेक्शन, यही सारी चीज़ें करनी होती है। तो देखिए बेसिकली करना क्या है, इनके चरणों में हम लोग देख लेते हैं एक करके। ये साइकिल की तस्वीर बना दीजिएगा और फिर इसको अलग अलग, अब जैसा प्रश्न पूछा जाएगा उस हिसाब से आप अपने आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रबंधन में जैसे कि पहले तो देखिए, जब चक्रवात उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है, जब चक्रवात के उत्पन्न होने की संभावना आती है, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि भाई पहले पूर्व सूचना, अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व सूचना प्रणाली,
और ये जो पूर्व सूचना प्रणाली है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको इतना बेहतरीन बनाना होगा आपको कि जन सामान्य तक, जिस तरह के D2H हैं हमारे यहाँ, डायरेक्ट टू होम, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं, मैसेजिंग बेस्ड सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप है आज के डेट में, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इन सब माध्यमों का प्रयोग करके हम कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने का काम कर सकते हैं, जहां पर उनको ये जानकारी मिल सकती है कि भैया चक्रवात आने वाला है और चक्रवात से ये बहुत सारी क्षति हो सकती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम। उसके बाद सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि भाई एक इसको सेकंड पॉइंट पे हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पे आप ये रखिए कि मैपिंग। पहले तो उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ जहाँ चक्रवात आ सकते हैं और उनका ट्रैक हिस्ट्री निकालिए। जैसे सागर के लिए हमारे पास हिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के लिए डेटा हमारे पास पर्याप्त है। किस तरीके से थाईलैंड वाले इलाके के भी हमारे यहाँ चक्रवात आ जाते हैं, किस तरीके से श्रीलंका वाले क्षेत्रों के भी चक्रवात आ जाते हैं, चक्रवातों में क्या इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है सागरों का, प्रेशर घट रहा है सागरों का, आखिर इनका विस्तार क्यों हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन से कोस्टल एरिया इससे प्रभावित हो सकते हैं, कौन ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, कौन कब प्रभावित हो सकता है, इसका प्रभाव कहाँ तक जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम पे डाल के इसको सिमुलेट किया जा सकता है, सुपर कंप्यूटर सिस्टम पे डाल के इसको देखा जा सकता है कि कहाँ कहाँ कौन सा चक्रवात प्रभावित कर सकता है। तो एक तो जोनेशन मैपिंग हो जाता है, मैपिंग कीजिए। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए भी हमारे पास पश्चिमी तट के लिए कोई सिस्टम नहीं है। पूर्वी तट पर, पूर्वी यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ आने वाले चक्रवात के लिए हमारे पास एक सिस्टम डेवलप किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में एक सिस्टम डेवलप किया गया है, साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम। कोई चक्रवात आता है तो वहां पर एक सिस्टम ये इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे ही सिस्टम पश्चिमी यानी कि अरब सागर में आने वाले चक्रवातों के लिए भी डेवलप किया जाना चाहिए और डेवलप किया जा सकता भी है, डेवलप होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ले लिया, उसके बाद लोगों में जागरूकता का एक प्रसार होना चाहिए कि भाई चक्रवात आते समय हम क्या करें, क्या नहीं करें। एक प्रशिक्षण, मतलब कम से कम उन लोगों जो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, जो सुभेद्य कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए कम से कम एक प्रशिक्षण का स्कोप होना चाहिए। उनको ट्रेन किया जाना चाहिए कि साइक्लोन क्या होता है, आता है तो कैसे प्रभाव डालता है, कैसे क्या किया जा सकता है। फिर उसके बाद उनके लिए आपदा पूर्व ही आपको पता है कि भाई डिजास्टर साइक्लोन किस एरिया में आएंगे, इतना तो आपको पता ही है। तो वहाँ पर शेल्टर हाउसेज का निर्माण किया जा सकता है। शरण, उसको क्या कहते हैं, शरणाश्रय या शेल्टर हाउसेज। तो वहाँ पर शेल्टर हाउस का निर्माण किया जा सकता है, वहाँ पर आश्रय गृहों का निर्माण किया जा सकता है। अभी शेल्टर हाउस क्या होते हैं, उसका मतलब होता है कि ये कोई ऐसी बिल्डिंग, मान लीजिए कि हम लोग भारत के पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई चक्रवात आता है तो यहाँ पर शेल्टर हाउस क्या होगा। तो शेल्टर हाउस का मतलब हो गया कि यहाँ जो शेल्टर हाउस बनेगा उसका स्वरूप कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि शेल्टर हाउस एक तो बड़े होने चाहिए, बड़े की लगभग एक शेल्टर हाउस में 400 से 500 लोगों को विस्थापित किया जा सके संकट के समय। इतने बड़े बड़े शेल्टर हाउस होने चाहिए, कम से कम 400 से 500 लोगों को एक शेल्टर हाउस में रखा जा सके, ऐसे कई शेल्टर हाउस होने चाहिए। दूसरा, जमीन से कुछ ऊपर उठे होने चाहिए। जमीन से ऊपर क्यों उठे हों, ताकि जब बाढ़ का पानी आए और ये जमीन पे ही रहेंगे तो बाढ़ का पानी इन घरों में ही घुस जाएगा, शेल्टर हाउस में ही घुस जाएगा। तो इसलिए इनको पिलर्स पे खड़ा कर दीजिए ऊपर, और ताकि बाढ़ का जब पानी आए तो पानी पिलर के नीचे से ही निकल जाए, उस घर में रहने वाले, शेल्टर हाउस में रहने वाले लोगों को प्रभावित ना करे। तीसरा होना चाहिए कि सभी बेसिक सुविधाएं यहाँ पर हो, आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए। आधारभूत सुविधाओं में जो किट होते हैं आपके, जो फर्स्ट एड होते हैं, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, टेलीफोन, उस तरह का कनेक्शन होना चाहिए। कुछ उन लोगों को, वहाँ पर आसपास के लोगों को प्रशिक्षण होना चाहिए, उनके जो जुड़ाव होना चाहिए, जो कनेक्शन होना चाहिए, वो एक अच्छे सड़क से होना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जा सके। यहाँ से भी लोगों को, मान लीजिए कोई हताहत हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई परेशान हो गया, तो वहाँ से भी लोगों को निकाल के ले जाया जा सके, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चौथा, इनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि सामने से हवा के प्रति अवरोधक ना हो।
यानी कि देखिए, अगर शेल्टर हाउस ऐसा होगा और हवा इधर से आएगी तो हवा डायरेक्ट इस पर टकरा के इसको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर शेल्टर हाउस ऐसे है तो हवा आएगी, हवा ऐसे पास हो सकती है। शेल्टर हाउस का शेप, उसकी दिशा, उसकी स्थिति, ये सारी चीज़ें निर्धारित करनी होती है। उस दिशा के अनुसार, उस विंड के अनुसार, उस हवा की गति के अनुसार उनमें कितनी खिड़कियां होनी चाहिए, खिड़कियों की दिशा कहाँ कहाँ होनी चाहिए, खिड़कियों का स्थान कितना दूर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ देखनी चाहिए। शेल्टर हाउस के आगे आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से क्या होगा कि इन हवाओं की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाएगी इन पेड़ों से टकरा के। तो जब ये हवाएं पेड़ों के बाद शेल्टर हाउसेज पर अटैक करेंगी, आक्रमण करेंगी, तो उतना अधिक प्रभावशाली नहीं रह जाएंगे। मान लीजिए कि अगर 150 किलोमीटर की स्पीड से कोई चलती हुई हवा है और वह डायरेक्ट टकराए, और 150 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई हवा पहले पेड़ से टकराए फिर बिल्डिंग से टकराए, तो बिल्डिंग उस स्थिति में सुरक्षित ज़्यादा रह सकती है। तो इसलिए इस कंडीशन को भी देखना चाहिए, देखना पड़ता है। तो ये सारी स्थितियां हैं जिस तरह का एक शेल्टर हाउस हमारे यहाँ होना चाहिए। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। फिर शेल्टर हाउस जब बनाएं तो आप इस बात को सुनिश्चित करें, क्योंकि सालों भर चक्रवात तो नहीं आते हैं। तो जब चक्रवात ना आए तो उस शेल्टर हाउस का प्रयोग हम किसी कम्युनिटी फंक्शन के लिए कर सकते हैं, किसी ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोगों को पढ़ाना लिखाना हो, कोई खास तरह की स्किल डेवलपमेंट का कार्य करवाना हो तो शेल्टर हाउस में करें। कोई अपनी बारात वहाँ पे रुकवाना चाहते हैं तो बारात रुकवा ले, नॉमिनल उससे चार्ज ले लें ताकि उसका मेंटेनेंस वगैरह भी चलता रहे, कार्य सारा चीज़ चलता रहे। स्कूल उसमें चलाया जा सकता है, हॉस्पिटल चलाया जा सकता है सामान्य दिनों में, और विशेष दिनों में, संकट के दिनों में उसको एक आश्रय गृह की तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा हमें तैयार किसके लिए रहना चाहिए? तो बाढ़ प्रबंधन की तैयारी। और बाढ़ प्रबंधन की तैयारी चूंकि हम लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि चक्रवात में एक समस्या सामान्य है, वह है बाढ़ की। तो बाढ़ की जो समस्याएं हो सकती हैं उनका जैसे जैसे प्रबंधन हो सकता है, वैसे वैसे प्रबंधन के तरीके या वैसे वैसे प्रबंधन की विधियां हमारे यहाँ इसमें भी होनी चाहिए। कम से कम इसमें हम लोग सुनिश्चित अपना ये करके चलें। अब बाढ़ की तैयारी में, बाढ़ के प्रबंधन की तैयारी में ही आ गया आपका कि दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, मोटर बोट होने चाहिए, लाइफ जैकेट्स होने चाहिए, इत्यादि 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 बातें होनी चाहिए। लोगों का प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, यानी कि लोगों का जो रिक्तीकरण है, इवैक्यूएट करना मतलब उस जगह को खाली करना जहाँ पर चक्रवात आने वाला है, उस स्थान को खाली कर देना। और खाली अचानक से तो होगा नहीं, वो तैयारियां तो पहले से ही होती हैं, उस समय तो केवल इम्प्लीमेंट करना है आपको। क्योंकि चक्रवात आने से लगभग 4 दिन पहले, 3 दिन पहले पर्याप्त जानकारी आजकल प्राप्त हो जाती है, अगर वार्निंग सिस्टम या इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर ठीक से काम कर रहा है तो जो 3-4 दिन का जो समय मिलता है, ये समय पर्याप्त होता है उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, उनके मवेशियों को वहाँ से हटाने के लिए, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या अति आवश्यक उनके जो संसाधन हैं, उन सब चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित करने के लिए। जैसे मान लीजिए उनके 2-3 फ्लोर के घर हैं, तो नीचे का सामान ले जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दें, ताकि बाढ़ का पानी अगर घर में घुस भी जाए, 10 फीट अगर पानी घुस भी जाए तो ऊपर वाले फ्लोर पे नुकसान नहीं होगा। तो उतना समय इनके पास पर्याप्त रहता है। अगर बिल्डिंग मजबूत है तो कमज़ोर बिल्डिंग वाले क्षेत्र से लोगों को ऊंचे स्थानों की ओर ले जाएं, थोड़ा सा दूर दराज के इलाके में ले जाएं जहाँ पर चक्रवात का प्रभाव मामूली या नहीं होने वाला है। तो ये तो चक्रवात से पहले की बातें हो गई, है ना, उससे पहले की बात है। चक्रवात के दौरान क्या करना है? चक्रवात जब आ रहा होगा तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब जो होगा चक्रवात के बाद ही होगा कि जो फंसे हुए लोग हैं, जो उसमें उलझे हुए लोग हैं, जिन लोगों को क्षतिग्रस्त जो हो गए हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को किसी तरीके से वहाँ से निकाला जाए। यही काम किया जा सकता है वहाँ पर, और क्या ही किया जा सकता है। तो ये कीजिए। उसके बाद उस चक्रवात में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना, जैसे कि सड़कों पर पेड़ अक्सर गिर जाते हैं तो उन पेड़ पौधों को वहाँ से हटाना, रास्ते की सफाई करना, मार्ग की सफाई करना। एम्बुलेंस की प्रॉपर व्यवस्था पहले से ही रखा जाएगा, यहीं पे रखा जाएगा। और जैसे ही चक्रवात की दशा निकल जाती है, थोड़ी सी कंट्रोल में आती है, तो एम्बुलेंस के द्वारा उन लोगों को हॉस्पिटलाइज किया जाए जिनको आवश्यकता है। और मतलब उस दौरान भी ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब राहत कार्य के लिए आप घर से निकलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बाद में ही तो पता चलता है, डेटा आंकड़े सारे बाद में ही आते हैं। और जब बाद में आते हैं डेटा और आंकड़े, तो फिर उसके अनुसार हमें एक्शन लेना पड़ता है। एम्बुलेंस की प्रॉपर व्यवस्था हो, हॉस्पिटल की प्रॉपर व्यवस्था हो, और ये सारी व्यवस्था मिलकर घायल लोगों की सेवा में तत्परता से जुट जाए, राइट। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। उसके अलावा जो सड़कें टूट गई हैं, जो बिल्डिंगें टूट गई हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनका परिवार टूट गया है, उनको हम रीइंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ढूंढा जाए कि कहीं कोई विस्थापित हो गया है, कहीं कोई चला गया है, कहीं और चला गया है, पहले उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए, लिस्टिंग की जाए
फिर उसके बाद हम ये आकलन कर सकते हैं कि टोटल कितना नुकसान हुआ, उसके आधार पर मुआवजा वगैरह कर सकते हैं। फिर सड़कें टूट गई हैं, सड़कों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, सिंचाई व्यवस्था, पीने का पानी, खाने जो पैकेट वगैरह गिराए जाते हैं, सूखे भोजन, ये नहीं कि दाल चावल बना के खिचड़ी बना के दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूखा भोजन जैसे बिस्किट का पैकेट हो सकता है, भोजन का पैकेट, रोटी ब्रेड वगैरह, ये दिए जा सकते हैं लोग। लेकिन भारत में आपदा प्रबंधन भी अपने आप में एक आपदा है, संकट की एक बात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें करके ही हम लोग चक्रवात जैसी आपदाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर अगर हम लोग बात करें इसके प्रबंधन के हिस्से को, तो प्रबंधन को 2 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। 2 कैटेगरी में, एक हो जाता है संरचनात्मक और एक हो जाता है गैर संरचनात्मक। संरचनात्मक में निर्माण, यानी कि भौतिक वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, जो दिखने वाली चीजें हैं, जैसे बांध बनाना, संरचनात्मक उपाय इसका हो जाता है। जैसे पुल बनाना, जैसे सड़कों को लिंक करना, जैसे मजबूत बिल्डिंग बनाना, ये सारी चीजें हो जाती हैं संरचनात्मक उपाय की श्रेणी। गैर संरचनात्मक उपाय की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि कोस्टल जोन्स, उसका मैपिंग करना, या फिर वहाँ के लोगों में अवेयरनेस से क्रिएट करना, या फिर वहाँ पर लोगों को प्रशिक्षित करना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं गैर संरचनात्मक। तो गैर संरचनात्मक उपाय लॉन्ग टर्म के लिए दीर्घकालीन होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़े बेनिफिशियल होते हैं। ये तत्कालिक होते हैं और इनका अपना फायदा है संरचनात्मक उपायों का, और गैर संरचनात्मक उपायों का अपना अलग फायदा होता है, दोनों का अलग अलग फायदा है। इस समय नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल पर इन दोनों स्तरों पर प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो प्रबंधन का कार्य है वह अभी किसी किसी राज्य में तो बड़ा शानदार दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें, उड़ीसा में यह कार्य बड़ा शानदार दिखता है। जो फानी तूफान आया था पहले, या इस बार भी जो यास तूफान आया है, हम लोगों ने देखा इसमें कि उड़ीसा में जो प्री डिजास्टर अप्रोच है, यानी कि आपदा पूर्व की जो तैयारियां होनी चाहिए, यह तैयारी बड़ी शानदार स्तर पर पहुंच गई है इनकी। और शानदार स्तर पर जब पहुंच गई है इनकी तैयारी यहाँ पर, इस जगह पर, तो इसका मतलब यही होता है कि नुकसान होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। फानी तूफान में तो तकरीबन मेरे ख्याल से 12 लाख लोगों को विस्थापित किया था उड़ीसा की सरकार ने महज 1 या 2 दिन में, जिसके लिए यूएन ने इसकी पीठ भी थपथपाई थी, शाबाशी भी दी थी कि बहुत अच्छा काम किया उड़ीसा की सरकार ने। तो उड़ीसा एक तरह से जैसे अपने स्तर पे, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश को करना चाहिए, तमिलनाडु को करना चाहिए, हर राज्यों को अपने अलग अलग स्तर पर किया जाना चाहिए। चक्रवातों की पूर्व सूचना के लिए हम लोग एयरक्राफ्ट प्रोबिंग भी कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट प्रोबिंग का मतलब होता है कि जैसे हवाई सर्वेक्षण के द्वारा इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, ताकि समय से भी बहुत पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए और हमारे पास तैयारी के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाए। फिर एक बात याद रखिएगा, कम्युनिटी बेस्ड या समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन होना चाहिए। यह केवल एक व्यक्ति, एक राज्य या एक देश की बात नहीं होती है, इसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए हर चीज़ों का। और इंटीग्रेशन का होने का मतलब ये हो जाता है कि इसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो, हर लेवल, केंद्र सरकार का इंटीग्रेशन हो, राज्यों के साथ राज्यों का हो, डिस्ट्रिक्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट का हो, अपने पंचायतों और तहसीलों के साथ। तो मल्टी लेवल अप्रोच होना चाहिए। जनता को साथ में लेकर आप जब मैनेजमेंट करेंगे, तब यह मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा शानदार, ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। जीआईएस और ड्रोन का उपयोग तो जाहिर सी बात है कि आज के डेट में मतलब एक तरह से अनिवार्य पक्ष हो गया है जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जब डिजास्टर चला जाता है तो फिर से नई इमारतें खड़ी करना, नई सड़कों का निर्माण करना, ऐसी इमारतों को खड़ा करना, ऐसी सड़कों का निर्माण करना जो ऑल वेदर लिंक्स हो, सभी तरह के मौसम के प्रकोप को झेल सके। वहाँ पर एक गाइडलाइन जारी कीजिए कि जो समुद्र के किनारे अपना घर बनाने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वहाँ पर मटेरियल कौन सा प्रयोग होना चाहिए, और क्या क्या और चीज़ें की जा सकती हैं। इस तमाम तरीके की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, और उस हिसाब से कोस्टल जोन मैनेजमेंट वगैरह भी किया जा सकता है, तटवर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन भी किया जा सकता है। तो ये साइक्लोन है, साइक्लोन के अंतर्गत यही सारी चीज़ें आती हैं। साइक्लोन से ही जुड़ा हुआ एक बाढ़, और मतलब बाढ़ का प्रबंधन, और दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक पक्ष है, वह है आपका सुनामी।
देखिए, सुनामी हालाँकि भारत में तो बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है, लेकिन 2004 में एक सुनामी ऐसी आई थी, जिसने सारी मान्यताओं को तार-तार कर दिया और उन मान्यताओं को जब इसने तार-तार कर दिया, तो उसके बाद भारत में सुनामी प्रबंधन पर भी बातचीत की जाती है। देखिए, सुनामी क्या होती है? तो सुनामी दरअसल तरह से कहें तो महासागरों में उत्पन्न होने वाली तरंगों की एक चेन है, एक श्रृंखला है ना? इस तरीके से तरंगे आती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह की तरंगे आती। इन्हीं तरंगों की श्रृंखला को सुनामी कहा जाता है। जब सुनामी किसी क्षेत्र से, अब सुनामी के भौगोलिक परिभाषा में जाएँ हम लोग, तो सू का मतलब होता है तट, आनी का मतलब लहरें, सू का मतलब लहरें, आमी का मतलब तट। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि तट की ओर आने वाली समुद्र की लहरों को सुनामी कहा जाता है। ये जापानी भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। ये सब आपने भूगोल में पढ़ा ही होगा। तो सुनामी जब आती है, तो सुनामी भी कई तरह के हादसे लेकर आती है, कई तरह के प्रकोप दिखा सकती है। जब सुनामी कहीं पर होता है और ज़्यादा देखा जाता है जापान वगैरह के क्षेत्र में, जगह पर कोस्टल एरिया में समुद्र का पानी भर जाना, यह सबसे बड़ा इसका फैक्टर होता है। अब सुनामी में बहुत तेज़ हवाएँ नहीं चलती हैं, सुनामी में ओलावृष्टि नहीं होती है, वृष्टि प्रस्फोट की घटनाएँ नहीं होती हैं, लेकिन जल जमाव की, जल भराव की और दूसरे तरह की समस्या हो सकती है। तो सुनामी का प्रबंधन अलग हो जाता है, साइक्लोन का प्रबंधन अलग हो जाता है, लेकिन दोनों ही चूँकि जल से जुड़ी हुई आपदाएँ हैं, दोनों के कारण अलग-अलग हैं, बेशक कारण अलग-अलग हैं। जैसे सुनामी का कारण होता है कि समुद्र में कोई भूकंप आ जाए, तो सुनामी उत्पन्न हो जाता है। समुद्र की जो प्लेटें हैं वो टूट जाएँ, जिस पर पानी है, वो प्लेटें, समुद्र की जो सागरीय प्लेट होती है, उसकी तलहटी टूट जाए, तो सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। कोई बहुत बड़ा पिंड टूट के समुद्र में आके गिर जाए, तो सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। समुद्र में ज्वालामुखी की क्रिया हो जाए, तो सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। सुनामी की उत्पत्ति कारण से होती है, चक्रवात की उत्पत्ति अलग-अलग कारण से होती है। लेकिन सुनामी के चलते भी तटवर्ती क्षेत्रों में जलमग्नता, जल आप्लावन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो सुनामी से बचाव के लिए भी कुछ-कुछ उपाय हम लोग कर सकते हैं। वही प्री सुनामी, ड्यूरिंग सुनामी, पोस्ट सुनामी। तो प्री सुनामी में क्या करना है आपको? जैसे मान लीजिए यह कोई तट है, यह तट है, यहाँ पर ये पूरा सागर है, समुद्र है ये समुद्र है। अब यहाँ से जो लहरें समुद्र में उत्पन्न होती हैं, ये लहरें ज़ाहिर-सी बात है कि तट की ओर चलती हैं और सुनामी की लहरें 50 फुट, 100 फुट ऊपर हो सकती हैं, ऊँची हो सकती हैं। बहुत ऊँची-ऊँची लहरें इनकी उत्पन्न होती हैं और इनकी गति तकरीबन 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अब 50, 100, 150 किलोमीटर की गति से अगर कोई पानी की दीवार 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट ऊँची पानी की दीवार अगर आपसे आके टकराए, तो सोचिए क्या मंज़र होता होगा। तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कई बार सुनामी की वजह से। तो इसके लिए क्या करना है? एक तो लोगों को जागरूक देखिए करना बहुत ज़रूरी है। लोगों के बीच में अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। दूसरा, इनका ज़ोनेशन मैपिंग होना